नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 9 जुलाई 2025 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। आपके एग्जामिनेशन में मात्र 63 दिन बचे हुए हैं, तो थोड़ा सा ढंग से पढ़िएगा ईमानदारी पूर्वक, ताकि इस बार बेड़ा पार हो जाए। आज का पहला न्यूज़ क्या होगा, क्या क्या आज पढ़ेंगे। आज बहुत सारे न्यूज़ होंगे, ख़ास तौर से बिहार स्पेशल के। पहला न्यूज़ तो ये है, मुबारकबाद भी है बिहार की महिलाओं को। 35% जो वुमेन आरक्षण लागू है बिहार में सरकारी नौकरियों में, वो अब केवल और केवल बिहार की महिलाओं के लिए होंगे। क्या बिहार के बाहर की महिलाएं अब बिहार में फॉर्म भी नहीं भर सकती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये अफवाह है। बिहार की बाहर की महिलाएं फॉर्म भर सकेंगी, लेकिन उनका जो कट ऑफ है ना, वो जनरल बॉयज़ के साथ जो कट ऑफ निकलेगा उसमें जारी किया जाएगा। यानी कि अब वो बिहार की महिलाओं से नहीं, बिहार के जनरल बॉयज़ जो होंगे, जनरल सामान्य वर्ग के जो पुरुष होते हैं, उनके साथ फाइट करेंगी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के कट ऑफ में। बाकी फॉर्म तो भर ही सकते हैं। बाकी बिहार की जो महिलाएं हैं, अब बिहार की महिलाओं का आरक्षण केवल और केवल बिहार की डोमिसाइल जो महिलाएं हैं उन्हीं को मिलेगा। बाहर की महिलाओं को कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। तो डोमिसाइल पॉलिसी क्या है उसको हम लोग देखेंगे। इलेक्शन आने वाला, उससे पहले सरकार तरह तरह की घोषणाएं कर रही हैं, उसको हम लोग देखेंगे। एक युवा आयोग की भी बातचीत की गई है। बिहार युवा आयोग, युवाओं का आयोग, युवा आयोग बनाया जाएगा। इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, संरचना क्या है, किस प्रकार से काम करेगी। 45 साल से कम उम्र के सारे सदस्य और मेंबर्स होने चाहिए। 45 साल का कौन सा युवा है यार देश में? तो 45 साल से कम उम्र के सारे युवा और जो मेंबर होंगे वो होने चाहिए। क्या इसका काम होगा उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। वुमेन रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ जो डोमिसाइल का प्रावधान है उसको हम लोग पढ़ेंगे। डोमिसाइल नीति के पक्ष विपक्ष में मुद्दों को समझेंगे और ये भी देखेंगे देश के किस किस राज्य में फिलहाल में डोमिसाइल पॉलिसी को लागू किया गया है। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा विच हंटिंग तो जानते होंगे, डाइन को जला देना। बहुत ही जघन्य अपराध हुआ है बिहार के पूर्णिया में, जहाँ पर एक परिवार के 5 लोगों को पूरा गांव रात को इकट्ठा होता है, पांचों घर से निकालता है रात के 2 बजे में, और पहले उनको मारता है, फिर उनको घर में डाल करके जला देता है। 5 की मृत्यु हो जाती है। माना जा रहा है कि जनजातियों का गांव था, उरांव जनजाति का गांव माना जाता है। लेकिन क्या ये जनजातियों तक सीमित है? बिल्कुल भी नहीं। आप किसी भी बड़े न्यूज़पेपर के या न्यूज़ चैनल के वेबसाइट पर जाएं और या गूगल करें जादू टोना निवारण, बस इतना आप गूगल कर लीजिए, आपको दिख जाएगा कि बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के वेबसाइट पर है कि घर को काला जादू से कैसे बचाएं, नज़र से कैसे बचाएं। तो ये सब इस हत्या में योगदान करता है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा देने में, अंधविश्वास को बढ़ावा देने में। ये अंधविश्वास है, इसको धर्म से मत जोड़िएगा। इसको भी आज हम लोग देखेंगे। इसको लेकर के बिहार में कानून बनाया गया था बहुत ही सख्त, उस कानून को भी हम लोग देखेंगे। ये भी देखेंगे कि एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है और देश के किस भाग में ये प्रथा जो है वो प्रचलित है, इसको भी देखेंगे। क्या देश में भी है या अब देश के बाहर भी ये सब चीज़ें हैं? एक एक करके शुरू करते हैं। देखिए पहला न्यूज़ तो यही है कि 72 बीपीएससी के लिए डेली टारगेट और होमवर्क सीरीज 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, जो बेहतरीन होगा। इससे बेहतर कहीं मिलेगा नहीं आपको। इस बार मैं इसकी गारंटी दूंगा आपको। बहुत ही अलग तरीके से करेंगे इस बार। जो नॉर्मल आंसर राइटिंग चलता था उससे बिल्कुल अलग होगा ये। जुड़िएगा जिनको भी अपने मेंस की चिंता हो 72 बीपीएससी के लिए। 71 वाले कृपया अभी पेटी पर फोकस करें। आपका जब आंसर राइटिंग की बारी आएगी तो वो मेरी जिम्मेदारी होगी, कंप्लीट करवा दिया जाएगा। 72 के लिए जुड़िए। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम आईडी रहता है, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला न्यूज़ है कि नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने कल कैबिनेट ने फैसला लिया। पहला फैसला, बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी लागू किया जाएगा। डोमिसाइल को लागू किया गया है। जो मांग थी युवाओं की, बच्चों की, टीआरई वाले शिक्षकों की, सभी वर्ग के शिक्षा से जुड़े हुए हों या कोई भी हो सरकारी नौकरी में जाना चाह रहे, सभी की मांग थी कि बिहार में डोमिसाइल पॉलिसी 100% लागू कर दिया जाए। लेकिन केवल महिलाओं के लिए लागू किया गया है। महिला आरक्षण जो मिल रहा था वो डोमिसाइल पॉलिसी वाले महिलाओं को ही मिलेगा। यानी कि बिहार की महिलाएं हैं, केवल उन्हीं को महिला आरक्षण का लाभ मिलेगा अब बिहार में। बाहर की महिलाओं को नहीं मिलेगा। क्या ये सच में डोमिसाइल है? डोमिसाइल नहीं है ये।
डोमिसाइल का मतलब होता है कि वहीं के लोगों को जॉब देना। ये सीधा सा मतलब होता है कि जन्म स्थान के आधार पर आरक्षण का प्रावधान जब किया जाता है वही होता है डोमिसाइल। क्या इसमें डोमिसाइल है? नहीं। क्या महिलाएं केवल बिहार की ही अब नौकरी कर सकेंगी बिहार में? बिल्कुल भी नहीं। बाहर की महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं, बाहर से महिलाएं नौकरी कर सकती हैं, बस उनको जनरल बॉयज़ के साथ में फाइट करना पड़ेगा। वो अब सामान्य वर्ग के तौर पर गिनी जाएंगी। इससे पहले ये होता था कि बिहार की महिलाएं ही हैं, बिहार के बाहर की महिलाएं हों, सभी को महिला आरक्षण में एक समान रूप से देखा जाता था। उनके लिए सामान्य वर्ग की महिलाओं की सूची में उनको डाल करके कट ऑफ जारी किया जाता था। लेकिन अब क्या होगा? अब वही होगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है। महिला आरक्षण का लाभ केवल और केवल बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा, इसमें यही कहा गया है। नीतीश कुमार की सरकार द्वारा बिहार में हाल ही में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी दी गई है। अब यह निर्णय बिहार सरकार की नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को केवल उन महिलाओं तक सीमित करने का है जो बिहार के निवासी हैं और जिनका डोमिसाइल अस्थायी प्रमाण है। इसको ज़रा डिटेल में हम लोग समझेंगे। इसमें एक चीज़ और है कि डोमिसाइल किसके नाम से बनता है? हमेशा ही डोमिसाइल किसके नाम से बनता है? हमेशा ही तो डोमिसाइल हमेशा फादर के एड्रेस पर बनता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर कोई बाहर की विवाहित महिला है बिहार में तो क्या उनको मिल जाएगा यहाँ पर आरक्षण? बिल्कुल भी नहीं। डोमिसाइल हमेशा ही फादर के एड्रेस से बनता है और जो आय प्रमाण पत्र है वो तो आपको पता ही होगा। तो डोमिसाइल फादर के एड्रेस से बनता है, यानी कि जिनके बिहार में रह रहे होंगे, बिहार के मूल निवासी होंगे, जिनके पास डोमिसाइल होगा महिलाओं का, उन्हीं को केवल वुमेन रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। बाहर की महिलाओं को वुमेन रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। वो एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जनरल सामान्य वर्ग के पुरुष के कट ऑफ पर प्रभाव पड़ने जा रहा है। लड़कों का क्या होगा? तो लड़के हैं अगर आप और सांस ले रहे हैं तो यही आपके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है, और क्या ही चाहिए आपको। जो महिलाएं बिहार के निवासी नहीं है वे इस कोटे का लाभ अब नहीं उठा सकेंगी, ऐसा सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। यह नीतीश कुमार की सरकार का बिहार सरकार की पुरानी नीति से अलग हटने का कदम है, जिसमें पहले डोमिसाइल का अनिवार्यता नहीं थी। यह कोटा पहली बार जनवरी 2016 में लागू किया गया था, लेकिन बाद में कुछ समय के लिए डोमिसाइल नियम हटा दिया गया था। डोमिसाइल पहले लागू नहीं था। पहले था कि बिहार में अगर आप फॉर्म भर रहे हैं बीपीएससी का, आप भले ही यूपी से हों, बंगाल से हों या कहीं से भी हों, आपको जनरल वुमेन के कट ऑफ में आपका नाम आता था। लेकिन यहाँ पर अब क्या होगा बता ही दिया है आपको। आलोचना वगैरह तो हम लोग आगे देखेंगे। सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है ये। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने के पक्ष और विपक्ष में विस्तृत डेटा के साथ में पॉइंट्स को समझेंगे कि क्या समस्याएं हैं। क्या केवल बिहार में ही डोमिसाइल लागू है? बिहार में तो ट्रू डोमिसाइल लागू भी नहीं किया गया है गुरु। ये तो एक छलावा है बिहार के लोगों के साथ में कि भाई महिला आरक्षण जो मिल रहा था उसको आपने केवल मूवमेंट के लिए कर दिया। बिहार के वुमेन के लिए कोई डोमिसाइल नीति थोड़ी ना है। ये तो दिखावा है जिसको भ्रमित करने के लिए यूज किया जा रहा है। ट्रू डोमिसाइल वो होता है कि पुरुष हो महिला हो सभी के लिए एक लागू किया जाता, तो वो ट्रू डोमिसाइल होता। ध्यान दीजिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा, फिर अपना जजमेंट पास कीजिएगा। मेरा काम है पढ़ाना, मैं मीडिया वाला नहीं हूँ। मैं आपको दोनों पक्ष बताऊंगा, बाकी आपकी बुद्धि पर निर्णय छोड़ दूंगा मैं। स्थानीय युवाओं को रोजगार का अवसर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है बिहार जैसे राज्यों में, जहां पर पलायन की दर देश में सर्वाधिक है, जहां के गांव खाली पड़ते जा रहे हैं क्योंकि वहां पर कोई प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। या तो कोई अपना बिजनेस कर ले या तो सरकारी नौकरी उसकी लग जाए तभी वो बिहार में रह सकता है, नहीं तो उसको दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, अहमदाबाद, बेंगलोर या कहीं पर भी जा कर के बसना पड़ जाता है। फिर वहाँ पर भाषा के कारण थप्पड़ भी खाते हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि क्यों लागू किया गया, क्या इसके कारण है, क्या इसके पक्ष में पॉइंट हो सकते हैं। बिहार में बेरोजगारी दर 2023 में लगभग 15.30% थी, जो राष्ट्रीय औसत 7.1% से काफ़ी ज़्यादा अधिक है। डोमिसाइल नीति से स्थानीय युवाओं को सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी, जिससे बेरोजगारी कम हो सकती है। लेकिन यहाँ तो केवल महिलाओं को ही दिया गया है, महिलाओं को ही दिया गया है। 2012 में शिक्षक भर्ती में 1.68 लाख पदों के लिए केवल 3,413 लगभग में 2% बाहरी उम्मीदवारों का चयन हुआ था, जो दर्शाता है कि स्थानीय लोग पहले से ही योग्य हैं लेकिन अवसर कम है उनके लिए। ये भी दिखाता है ये राज्य की जनसंख्या हितों की रक्षा। बिहार की आबादी लगभग में 13 करोड़ है, जिसमें से 8 करोड़ वयस्क हैं। इनमें से केवल 3 करोड़ का नाम 2003 की मतदाता सूची में था, जो पलायन और अवसर की कमी को दर्शाते हैं। बिहार से पलायन के लिए भी डेटा आपको मैंने दे दिया है कि बहुत ही बड़े स्तर पर हर किसी के परिवार से कोई न कोई बाहर रह रहा होता है। राज्य में वही रहते हैं बिहार में जिनके पास या तो अपना बिजनेस होता है या तो अपना कोई सरकारी नौकरी होता है। अब चाहे टीआरई का हो,
शिक्षक में हो जाए या फिर ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ए, किसी में भी हो जाए, अगर बिहार में उनको नौकरी है सरकारी या कोई बिजनेस करते हैं तभी वो रह सकते हैं। वहाँ कोई आईटी उद्योग नहीं है, वहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, कोई कंपनी नहीं है, इसलिए उनके पास कोई अवसर ही नहीं होता अपने राज्य में रह करके जॉब करने का। पलायन के कारण बिहार से बाहर काम करने वाले लोगों की संख्या लाखों में है, जो राज्य के संसाधन पर बोझ को कम कर सकती है। और इससे भी एक चीज़ और होता है कि बाहर के राज्यों पर संसाधन का बोझ बढ़ जाता है। जैसे दिल्ली की आबादी ले लीजिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव की आबादी ले, से बिहार का योगदान बहुत ही ज़्यादा है। विपक्ष में भी पॉइंट आएंगे। महिलाओं के लिए विशेष लाभ का आयोजन किया गया है, राजनीतिक और सामाजिक समर्थन भी इसको मिला है, लेकिन लोग मांग कर रहे हैं कि भाई केवल और केवल महिलाओं को नहीं बल्कि लड़कों को भी मिलना चाहिए। मिलना भी चाहिए, कुछ हद तक तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनके लिए कोई और चारा ही नहीं बचता है भाई। या तो राज्य के बाहर जाके बस जाओ, या राज्य में रहना है तो अपना कोई काम कर लो, यही तो होता है, दो ही ऑप्शन तो होते हैं। पक्ष में ये भी एक मुद्दा आ सकता है कि क्या केवल बिहार में लागू है डोमिसाइल पॉलिसी? बिल्कुल भी नहीं, बहुत बड़े स्तर पर बाकी राज्यों में लागू है। कहीं पर भाषा का आधार पर लागू है, कहीं पर निवास का आधार पर लागू है, लेकिन लागू बहुत सारे राज्यों में है। किस किस में लागू नहीं था? तो बिहार और यूपी में ही लागू नहीं था। बिहार और यूपी में ही डोमिसाइल पॉलिसी लागू नहीं है, बाकी सभी जगहों पर लगभग में कुछ न कुछ डोमिसाइल पॉलिसी लागू है। कहीं पर भाषा का अनिवार्यता करके बाहरी लोगों को अलग कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए तमिलनाडु का आप गवर्नमेंट एग्जामिनेशन देने जाएंगे तो वहाँ का तमिल भाषा आना अनिवार्य कर दिया गया है। अब बाहरी बच्चा कोई फॉर्म भरता ही नहीं है, तो एक प्रकार की ये अप्रत्यक्ष तरीके से डोमिसाइल नीति ही तो हो गया। यूपीपीएससी ने क्या किया? यूपीपीएससी मेंस में पेपर 5 और पेपर 6 जो होता है यूपी स्पेशल कर दिया गया। 2 बड़े बड़े मेंस के पेपर यूपी स्पेशल हैं। अब यूपी के बाहर के बच्चे जो हैं एक तरीके से उनके लिए अप्रत्यक्ष तरीके का क्या हो गया, ये डोमिसाइल हो गया। ये बिहार में भी मांग हो रही थी कि बिहार स्पेशल का वेटेज बढ़ाया जाए। तो जब भी राज्य स्पेशल का वेटेज या भाषा इस प्रकार की पॉलिसी बढ़ाई जाती है तो कहीं न कहीं स्थानीय लोगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। यूपी स्पेशल का पेपर भी इसी का एक उदाहरण है। विपक्ष में इसके पॉइंट क्या है? संवैधानिक और कानूनी बाधाएं। संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत किसी भी नागरिक को जन्म स्थान या निवास के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज जरूर ही किया जाएगा कि किस प्रकार से एक नॉर्मल राज्य में किस प्रकार से एक राज्य में इसको लागू किया गया है। चैलेंज तो अवश्य ही होगा, बाकी देखते सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेती है। 2023 में मुख्य सचिव अमीर सुबहानी ने इसे गैर कानूनी बताया था। उन्होंने बताया था कि ये सही नहीं होगा और फिलहाल में बिहार सरकार ने लागू कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कई राज्यों में डोमिसाइल नीति को असंवैधानिक करार दिया, जो बिहार में भी लागू होने पर चुनौती दिया जा सकता है। बिहार के बाहर रोजगार पर असर। बिहार से हर साल लाखों लोग अन्य राज्यों में नौकरियों के लिए जाते हैं। यूपी बिहार के लोग जितने बिहारों में नहीं हैं उतने उससे ज़्यादा नोएडा, गुड़गांव और ग्रेटर नोएडा, इन सब दिल्ली, इन सब जगहों पर रहते हैं। क्या ये राज्य सरकारें भी अगर करने लग जाए कि भाई साहब हम भी लागू कर रहे हैं, प्राइवेट में भी लागू कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? इस तरह से तो आवाजाही ही बंद हो जाएगी एक राज्य से दूसरे राज्य में। फिर हम कैसे संविधान की मूल भावना को बचा सकेंगे कि देश में कहीं पर भी जाके बसने, नौकरी करने का अधिकार है आपको। बिहार से हर साल लाखों लोग अन्य राज्यों में नौकरी के लिए जाते हैं। यदि सभी राज्य डोमिसाइल नीति लागू करते हैं तो बिहार के 20 से 22% बाहरी शिक्षकों, जो उनका बयान में मार्च था, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का बयान है, को नौकरी से वंचित होना पड़ सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो सकता है। वैसे भी भाषा को लेकर के विवाद बढ़ ही रहा है, उस विवाद को कहीं ना कहीं तूल दे सकता ही। 2022 के एक सर्वे के अनुसार 21% बिहारी वोटर राज्य से बाहर रहते हैं। 21% जो आपके वोटर हैं वो बिहार राज्य के बाहर रहते हैं। कैसे आप डोमिसाइल पॉलिसी को लागू कर रहे हैं, ये भी देखना पड़ेगा। प्रतिभा और मेरिट का नुकसान हो सकता है। भाई बाहरी राज्य से जो व्यक्ति आते हैं वो फाइट करके आते हैं, तो वो अगर आते हैं तो प्रतिभा और मेरिट के बल आते हैं। तो अगर हम उनको रोकेंगे तो कहीं न कहीं प्रतिभा और मेरिट रुकेगा। लेकिन इसका काट क्या होगा इस पॉइंट का? अब तो और टफ कंपटीशन का सामना करके बिहार के बाहर के महिला और पुरुष आएंगे, तो अच्छी बात है, और प्रतिभाशाली लोग आएंगे। ये भी एक पॉइंट हो सकता है भाई। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बाहरी अभ्यर्थी की संख्या 20 से 22% है, जो मेरिट के आधार पर चयनित है। इन्हें हटाना गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, ऐसा शिक्षा मंत्री महोदय का कहना था। आर्थिक और सामाजिक असंतुलन। बिहार की अर्थव्यवस्थाएं 49.6% तक कृषि पर निर्भर हैं। औद्योगिक विकास कम है।
बाहरी विशेषज्ञों की नियुक्ति से आर्थिक विकास में योगदान हो सकता है। वहीं पर ये ही कारण एक ये भी है कि डोमिसाइल पॉलिसी को बड़े स्तर पर लागू करने का भी एक सबसे बड़ा कारण है कि बिहार के पास में उद्योग धंधे हैं ही नहीं, जिस कारण से बिहार के युवाओं को बाहर जा करके बसना पड़ता है। आपको समझ में आया होगा। अभी पॉइंट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी और भी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि किस राज्य में कितना ज़्यादा डोमिसाइल पॉलिसी लागू है, उसको ज़रा हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए किस राज्य में कहाँ पर कैसे लागू है। डोमिसाइल पॉलिसी सभी राज्यों में लगभग में, बड़े राज्य जितने भी हैं उन सभी में लागू है। तो महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, तमिलनाडु बड़ा राज्य है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक बड़े बड़े राज्य हैं, वहाँ पर भी लागू हैं। हरियाणा सरकार ने तो अति तब कर दी जब प्राइवेट सेक्टर में भी बोला कि 75% रिजर्वेशन हम लागू करेंगे। तो गुड़गांव में जितने सारे लोग जॉब कर रहे हैं उनका क्या होगा, हरियाणा में आता है ना वो। इसको भी जरा समझेंगे। महाराष्ट्र, केवल वे व्यक्ति जो पिछले 15 वर्षों से राज्य में निवास कर रहे हों और मराठी भाषा में पारंगत हों सरकारी नौकरी के लिए पात्र है। भाषा की अनिवार्यता और 15 वर्षों से राज्य में रह रहे हों, निवास की अनिवार्यता, डोमिसाइल पॉलिसी हो गया, डायरेक्ट डोमिसाइल पॉलिसी लागू है। अगला देखिए क्या है। 1995 सरकारी अधिसूचना के अनुसार राज्य सरकार और प्रोत्साहन प्राप्त उद्योग में 85% कर्मचारी, 60% प्रबंधकीय पद स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित किए गए हैं महाराष्ट्र के राज्य में। यह नीति स्थानीय लोगों को रोजगार प्राथमिकता देती है और यही नीति तो बिहार सरकार भी लागू करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सभी राज्य अगर इसी प्रकार से कर लेंगे तो हम जाएंगे कहाँ जाएंगे यूपी बिहार के लोग। जम्मू कश्मीर, केवल वे व्यक्ति जो पिछले 15 वर्ष से राज्य में निवास कर रहे हों या जिन्होंने 7 वर्षों तक वहाँ पढ़ाई की हो, 10वीं 12वीं की परीक्षा दी हो, सरकारी नौकरी के लिए पात्र है। जम्मू कश्मीर भी गया हाथ से। अनुच्छेद 370 हटने के बाद डोमिसाइल नीति जारी है। 2020 के बाद यह सख्ती से लागू हुआ। यह स्थानीय आबादी के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है। हिंदी भाषी बेल्ट के बच्चे परीक्षा कहाँ पर देते हैं, यूपी का देते हैं, बिहार का देते हैं, झारखंड में अगर परीक्षा होता है तो देते हैं, लेकिन कभी उसका रिजल्ट सही तरीके से आता ही नहीं। सबसे ज़्यादा भ्रष्ट राज्य अगर वर्तमान में कोई है ना, और कोई भ्रष्ट आयोग है तो वो है झारखंड PCS। एग्जामिनेशन देकर अपना करियर मत बर्बाद करना, किसी और पर उतना फोकस कर लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। बर्बाद है बिल्कुल ही जगह। उत्तराखंड जो है उसमें सारे ही पुलिस से लेकर के JPSC तक सब एकदम से भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, लूट रहे हैं उस राज्य को। उत्तराखंड नियम कक्षा 3 और 5 या 4 यानी कि जो ग्रुप C और ग्रुप D के नौकरी के लिए केवल वही व्यक्ति पात्र हैं जिन्होंने 15 वर्षों से राज्य में निवास किया है। केवल और केवल वही व्यक्ति दे सकते हैं और इसको सख्ती से लागू किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, जो पहाड़ी एरिया है उसमें लोकल लोगों को रोजगार को बढ़ावा देने के लिए। मेघालय में भी लागू है। ये तो खैर विशेष राज्य हो गया भाई, पहाड़ी राज्य हो गया, विशेष राज्य हो गया, जनजातीय राज्य हो गया, इसलिए यहाँ पर चल भी सकता है। हरियाणा, सरकारी नौकरी में 75% पद स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित हैं। 75% डायरेक्ट डोमिसाइल को लागू किया गया हरियाणा में। जिन्होंने 5 वर्षों से राज्य में निवास किया हो उनके लिए इसको लागू किया गया। 2020 में यह नीति लागू की गई थी। हाल ही में इसे निजी क्षेत्र के लिए बढ़ाने की बात हुई है, लेकिन निजी क्षेत्र ने बहुत बड़े स्तर पर इसका विरोध किया, इसलिए निजी क्षेत्र पर अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लेकिन सरकार तो यही सोच रही थी 75% राज्य के निवासियों के लिए डोमिसाइल को लागू कर दिया जाए। सरकारी और निजी दोनों में हिंदी भाषी राज्य का हाल है। क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर कहीं पर है उत्तर भारत में, तो हरियाणा राज्य में है। आंध्र प्रदेश, कुछ नौकरियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने 1984 में चुनौती दी थी। 80% तक स्थानीय कोटा की मांग, लेकिन वर्तमान में 50% तक लागू है। ये 50% तक डोमिसाइल को लागू किया गया है आंध्र में। मध्य प्रदेश में इसमें कई सारे जगहों पर सीटों में, B.Ed की सीटों में लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक ये लागू नहीं हो पाया है। बिहार में 35% महिलाओं के लिए डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। आरक्षण में, महिला आरक्षण में डोमिसाइल है। पूरे तरीके से डोमिसाइल लागू नहीं किया गया है। ये छद्म है, इस चीज़ को समझिएगा। बाहर की महिलाएं भी एग्जामिनेशन दे सकती हैं, नौकरी भी पा सकती हैं, बस उनको फाइट थोड़ा सा जनरल बॉयज़ में करना पड़ेगा। बाकी बाहर की महिलाएं भी दे सकती हैं। पंजाब में कुछ नौकरियों में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता, 10 वर्ष के निवास की शर्त वहाँ पर तय की गई है और वहाँ पर गुरुमुखी भाषा भी आपको आनी चाहिए। पंजाब की जो भाषा है वो आपको आनी चाहिए। कर्नाटक में निजी क्षेत्र में लिपिकाएं, कारखाना नौकरियों में कन्नड़ भाषा को प्राथमिकता दी जाती। 2021 में अधिसूचना जारी की कि 50% तक स्थानीय कोटा को निर्धारित किया गया। भाषा के आधार पर यहाँ पर भी दिया गया है।
अन्य राज्य जैसे वेस्ट बंगाल, असम, गुजरात में डोमिसाइल नीति सीमित रूप से लागू है। जैसे बंगाली भाषा का ज्ञान भाषा का आधार पर बंगाल में, असम में और गुजरात में भी डोमिसाइल को लागू किया गया है। आप भी अगर वो भाषा लिखना, पढ़ना, बोलना सीख जाते हैं तो आपको भी वहाँ पर नौकरी मिल सकती है। लेकिन इतना बड़ा जीएस के सिलेबस के साथ कौन वो भाषा सीखने जाएगा। संवैधानिक चुनौती भी है। 1984 में प्रदीप जैन बनाम भारत संघ ने कहा कि डोमिसाइल आरक्षण संविधान का अनुच्छेद 61 के खिलाफ हो सकता है, जो सभी नागरिकों के समान अवसर देता है। ये 1984 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इसी के आधार पर अब चैलेंज किया जाएगा बिहार की डोमिसाइल पॉलिसी को वुमेन रिजर्वेशन में। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि इसको खारिज करेगी सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि बिहार सरकार ने कंप्लीट डोमिसाइल को लागू नहीं किया है, छद्म डोमिसाइल को लागू किया है। केवल महिला आरक्षण में, महिला आरक्षण का लाभ केवल बिहार को महिलाओं को मिलेगा, यही केवल डोमिसाइल है। तो ये डोमिसाइल नहीं है, डोमिसाइल से मिलता जुलता पता नहीं क्या है। डेटा सीमा 2011 के बाद जनगणना डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए नवीनतम प्रवास और रोजगार डेटा अनुमान पर आधारित ये डोमिसाइल को लागू किया गया है। इसको जरूर ही याद में रखिएगा। क्या टॉपिक कंप्लीट हो गया? बिल्कुल भी नहीं। अगला टॉपिक है बिहार युवा आयोग। इसके बारे में ज़रा डिटेल में समझेंगे कि बिहार युवा आयोग क्या है, क्यों सरकार ने इसको बनाया है, क्यों लागू करना चाहती है, इसका संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। बिहार युवा आयोग को डिटेल में ज़रा समझते हैं। आई होप आपको डोमिसाइल समझ में आया गया होगा। ये भी समझ में आ गया होगा कि ये दरअसल में डोमिसाइल है ही नहीं, ये तो रिजर्वेशन पॉलिसी में रिफॉर्म है। और क्या है डोमिसाइल, किस प्रकार से इसको कहा जा सकता है? भाई डोमिसाइल असल में वो होगा जब बिहार के सभी महिलाओं के लिए बोला जाता कि भाई बिहार में महिलाएं अब वही रोज़गार करेंगी जो बिहार की होंगी, तब वो बिहार में महिला डोमिसाइल होता। पुरुष डोमिसाइल तो भूल ही जाओ। पुरुषों को तो बोला तो आपको पहले ही, अगर आप जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो यही आपके जीवन का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार युवा आयोग का गठन। बिहार सरकार ने 8 जुलाई 2025 को एक कैबिनेट बैठक में बिहार युवा आयोग के गठन को मंजूरी दी है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। आपको डोमिसाइल के पक्ष विपक्ष मैंने समझा दिया है। अब जरा इसको समझते हैं कि क्या है ये। इस आयोग का मुख्य लक्ष्य राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना, ध्यान से देखिएगा, उन्हें प्रशिक्षित करना, आत्मनिर्भर व सक्षम बनाना है। यहाँ युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए स्थापित किया गया है। अब कैसे करेगा, आत्मनिर्भर युवा बनाएगा? सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि भाई ग्रेजुएशन बिहार में 4 साल 5 साल में भी हो जाए। चलिए बिहार के बच्चे छूट दे देते हैं, 6 साल में भी आप दे दोगे तो मान जाएंगे वो। कितने ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पर ग्रेजुएशन तक सही से नहीं हो पा रहा है। प्रोफेसर्स तो बिहार के बच्चे भूल ही गए, उनके लिए अब कोचिंग मास्टर ही भगवान होते हैं। प्रोफेसर तो बीते ज़माने की बात हो गई। दिल्ली आएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के शानदार प्रोफेसर्स फेमस हैं, जेएनयू के, दिल्ली के, जो बोलते हैं तो आपको उनको सुनने का मन करेगा। लेकिन बिहार में, उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद जो कभी ईस्ट का कैम्ब्रिज हुआ करता था, अब पता ही है आपको क्या होता है। अब ईस्ट का बमबारी वहाँ पर होता है, खूब बम चलते हैं वहाँ। पटना यूनिवर्सिटी जो एडमिशन के लिए जिसमें बच्चे तरसते थे, अब वहाँ पर सीटें खाली रह जाती हैं, कोई एडमिशन लेने नहीं जाता है वहाँ पर। पटना यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। पटना साइंस कॉलेज का एक समय में प्रतिष्ठा थी गुरु, सब खत्म हो गया, धूमिल हो गया। प्रतिष्ठा किसकी आजकल? तो ये गुरु वो गुरु, कोचिंग वाले गुरुओं की है। तो कोचिंग वाले गुरु जब तक रहेंगे तब तक इस तरह के आयोग बना कर आपको युवाओं को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। क्या होगा इस आयोग का? भगवान करे कुछ अच्छा काम करे। अब जरा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। यह निर्णय बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया गया है। मैंने आपको पहले ही समझाया था, चुनाव से पहले हो सकता है बिहार में स्पेस स्टेशन भी बना दिया जाए। सदस्यता आयोग में एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। एक हो गए अध्यक्ष महोदय, एक हो गए उपाध्यक्ष महोदय, उसके अलावा 5 और मेंबर हो गए। टोटल कितने हो गए? 7 मेंबर हो गए। ये याद रखिएगा, प्रीलिम एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। सभी सदस्यों की अधिकतम आयु 45 वर्ष होना चाहिए ताकि युवा नेतृत्व को प्राथमिकता दी जा सके। 45 वर्ष अधिकतम, उससे कम उम्र के सारे लोग होंगे, बाकी उससे ज़्यादा उम्र का कोई भी हो नहीं सकता है। यह आयोग राज्य सरकार को युवाओं के कल्याण, शिक्षा और रोजगार संबंधित मामलों पर सलाह देगा, सलाह देने का काम करेगा। सलाह को मानना न मानना राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है, इसीलिए ये केवल सलाह देने का काम करेगा। क्या क्या जिम्मेदारी इसको दी गई है? तो रोजगार और शिक्षा आयोग विभिन्न सरकारी भर्तियों के लिए समन्वय करेगा ताकि युवाओं के लिए बेहतर शिक्षा और रोजगार का अवसर सुनिश्चित किया जा सके। स्थानीय प्राथमिकता,
यह सुनिश्चित करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में प्राथमिकता मिले, जैसे अभी डोमिसाइल में महिलाओं को दिया गया। बाहरी युवाओं का ध्यान बिहार के बाहर पढ़ाई या काम करने वाले युवाओं के हित के लिए रक्षा भी करेगा। ये सामाजिक सुधार, नशे व अन्य सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए कार्यक्रम विकसित करना और सरकार को सुझाव देना शामिल है। नीति कार्यान्वयन, कोई पॉलिसी सरकार बना रही है युवाओं से संबंधित, तो उसको लेकर भी ये सलाह देने का काम करेगा। देखिए, अगर इस आयोग को सही इंटेंशन के साथ सही तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए तो शानदार काम करेगा ये। ठीक है, नौकरी वोकरी नहीं दिलवाएगा, कम से कम नशा के स्तर पर तो काम कर ही सकता है, जो बिहार के युवाओं को बहुत ही बड़ा चैलेंज है। आप ग्रामीण इलाकों में घूमेंगे, वहाँ पर भी लोग आपको सूखा नशा करते हुए दिखेंगे। वो तो दारू शराब से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो ये गांव घर में चलन हो गया है सभी वर्गों में, खासतौर से गरीब वर्ग के युवा तो और भी ज़्यादा इस सब से प्रभावित हैं। जातिगत स्तर पर भी आप समझ सकते हैं कि निम्न जातियों के युवाओं में, गरीबों में इस चीज़ का प्रचलन ज़्यादा हो गया है। बाकी ऊंची जाति में जिनके पास भी थोड़ा बहुत पैसा है वो तो बिहार में रहते ही नहीं हैं। ये सच है भाई, आप इसको झुठला कर मुझे दिखाओ। जिनके पास भी कोई अवसर है बिहार से बाहर जाने का, वो नहीं रहते हैं। तो ये भी सच है। इसलिए अगर ये सही प्रकार से काम करता है तो बहुत ही बेहतर रहेगा, जो वाकई कुछ इम्पैक्ट डाल सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। यह पहली बार जब बिहार में युवाओं के लिए समर्पित आयोग का गठन किया जा रहा है। यह कदम बेरोजगारी जैसे कई सारे मुद्दों को हल करने में सरकार की मदद कर सकता है, इसलिए सही ही है ये। अगला टॉपिक है विच हंटिंग, बिहार में डायन प्रथा निवारण अधिनियम। पूर्णिया में एक जघन्य अपराध हुआ। पूर्णिया बिहार के पूर्वी भाग में है, जिसकी सीमा बंगाल से लगती है। बिहार के 3 जिलों की सीमा बंगाल से लगती है, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज। ये तीनों हैं, ये बिहार है। यहाँ पर ये तीनों हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, यहाँ पर है तीनों। तो पूर्णिया जो है और किसके लिए जाना जाता है, फणीश्वर नाथ रेणु, उनकी जन्मभूमि यही है। तो पता, मैला आंचल तो पढ़ा होगा आपने। पूर्णिया में क्या हुआ, तो 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पहले मारा पीटा, उसके पश्चात से उनको बांध करके आग लगा दी। ये पूरा गांव इसमें शामिल था, पूरे गांव के सभी लोग शामिल थे। और अभी फिलहाल में पूरा गांव फरार है। बहुत सारे लोगों पर FIR दर्ज किया गया है, पुलिस उनको ढूंढने में लगी हुई है। लेकिन क्या है ये मामला, इसको भी ज़रा समझेंगे। बिहार में डायन प्रथा निवारण अधिनियम ये लागू किया गया था 1999 में, जब राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और उसके पश्चात जब झारखंड अलग हुआ तो झारखंड ने भी इसको अपने यहाँ पर लागू कर दिया। फिर इसी एक्ट को उड़ीसा ने भी अपने यहाँ पर लागू कर दिया। इसी एक्ट को, इसी सेम प्रावधानों को सभी जगहों पर लागू किया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, देश के पूर्वी भाग, झारखंड, उसके अलावा असम, ऐसे जगहों पर आज भी विच हंटिंग सबसे ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं केवल यहीं पर होते हैं, देश के सभी भागों में इस प्रथा को देखा जाता है। प्रथा नहीं है, अपराध को देखा जाता है। दुनिया में भी ऐसी होती? बिल्कुल होती हैं। बहुत सारे देश हैं दुनिया की, यूरोप से लेकर के अलग अलग दुनिया के सभी हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। पुनर्जागरण से पहले का अगर आप यूरोप का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर तो ये बहुत ही आम प्रचलन था। किसी को भी डायन घोषित करके उसको जला दिया जाता था। इसमें किसका किसका योगदान है? मीडिया का भी योगदान मांग सकते हैं। मीडिया वाले सुबह सुबह टीवी पर आप देखेंगे काला जादू और इनसे कैसे बचें, उसको लेकर के कार्यक्रम चलाते हैं। देश के संविधान के मूल कर्तव्य में लिखा गया है कि लोगों का ये काम होगा, लोगों का कर्तव्य होगा कि वो साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच को देश में बढ़ावा दें। तो वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा जब देश की मीडिया ही नहीं दे रही है तो बाकी लोग कैसे ही देंगे। आप किसी भी मीडिया की वेबसाइट पर चले जाइए, आप सर्च कीजिए जादू टोना, बस इतना सर्च कर लीजिए, आपको हज़ारों ऐसे न्यूज़पेपर के वेबसाइट, न्यूज़ बड़े बड़े चैनल के, ABP से लेकर के बड़े बड़े चैनलों के वेबसाइट दिख जाएंगे जहाँ पर काला जादू से कैसे बचें इसका निवारण लिखा गया है। घर में ये लटकाएं, नींबू लगाएं, ये लगाएं, इन सब से थोड़ी ना कुछ होता है यार। किस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं जहाँ AI पूरे दुनिया कंट्रोल करने में लगी है। हम लोग ढूंढ रहे हैं कौन सी महिला ऐसी है जिसने नज़र लगा करके किसी को मार दिया है। एक महत्वपूर्ण कानून है जिसका उद्देश्य राज्य में डायन प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना और इससे संबंधित हिंसा को रोकना है। यह अधिनियम 20 अक्टूबर 1999 को बिहार विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में मैं आपको बताऊंगा। राबड़ी देवी को सब मानते हैं कि अनपढ़ मुख्यमंत्री थी, लेकिन वही एकमात्र ऐसी मुख्यमंत्री हुई जिनके दिमाग में ये चीज़ आया
और ये उन्होंने अनुभव किया है कि गांव घर में आप भी कहीं भी बिहार के किसी भी गांव से होंगे, किसी न किसी एक महिला के पर ये आरोप रहता ही है कि उसके वो डाइन है, वो खराब है, उसका नज़र खराब है। बिहार में अप्रॉक्स 75,000 महिलाएं, जो सरकारी डेटा है, इस शक में जी रही हैं कि वो डाइन है। उनके साथ भी कभी भी ऐसा कुछ भी घटित हो सकता है। हर गांव में 2-4 होते हैं, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। आपने भी किसी न किसी के ऊपर में आरोप लगाया होगा। इस अधिनियम का मुख्य लक्ष्य उन लोगों को सजा देना है जो किसी को डाइन कहकर हिंसा, उत्पीड़न या शोषण करते हैं। यह अंधविश्वास और जादू टोना के नाम पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए बनाया गया है। अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को डाइन घोषित करना या उस पर जादू टोना का आरोप लगाना अपराध माना गया है। इसमें डाइन की पहचान करने वाले, उत्पीड़न करने वाले, इलाज का दावा करने वाले जैसे ओझा या तांत्रिक सभी शामिल हैं। इनको तो सबसे पहले लटकाना चाहिए। दंड का प्रावधान, किसी को डाइन कहकर उत्पीड़न करने पर 3 महीने से 1 साल तक की जेल और 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। 3 महीने से 1 साल तक का जेल हो सकता है अगर आप किसी को ये शब्द कह भी देते हैं तो। अगर इस कारण से मृत्यु होती है 3 से 7 साल की सज़ा, 10,000 रुपये तक का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। दोहराए गए अपराध पर सजा और जुर्माना बढ़ाया जा सकता है। यह अपराध संज्ञेय है, गैर जमानती है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ये समझिए कितना खतरनाक कानून है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। साइंटिफिक टेम्परामेंट का विकास ही नहीं हुआ है बिहार में। ये भी सच है कि इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, ये ज़रूरी नहीं कि पिछड़े हुए समाज में ही हो। यूट्यूब पर काला जादू कैसे बढ़ाएं, इस प्रकार के वीडियोज़ पर करोड़ों में व्यूज़ होते हैं, मिलियंस में। कौन देखता है? वो सारे पिछड़े लोग ही देखते हैं क्या? आप नहीं देखते हैं क्या? पढ़े लिखे लोग नहीं देखते हैं क्या? सभी तरह के लोग देखते हैं। वही तो बढ़ावा देना हुआ, यही बढ़ावा देना हुआ। सरकार बाकी न्यूज़ को हटाती है, इस प्रकार के चीज़ों को क्यों नहीं हटाती है? ये तो धर्म भी नहीं है, इसको किसी धर्म से कृपया करके मत जोड़ें, ये धर्म भी नहीं है। विशेष न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती ताकि इस मामले में तेजी से सुनवाई की जा सके, यानी फास्ट ट्रैक अदालत बनाने की भी बात इस एक्ट में की गई है। सामाजिक संदर्भ, बिहार के ग्रामीण पिछड़े इलाकों में अज्ञानता, अंधविश्वास के कारण महिलाओं को डाइन कहकर प्रताड़ित करने की घटनाएं आम थी। कई मामलों में महिलाओं की हत्या तक हो जाती थी, फिलहाल में भी हुई है। परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की गई है। महिलाओं को इसमें ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है, पुरुष कम संख्या में शामिल होते हैं। लेकिन फिलहाल पूर्णिया में जो घटना हुई, इस महिला पुरुष सबको जला दिया गया, पूरे परिवार को ही। यह भारत का पहला ऐसा राज्य था जिसने डाइन प्रथा को रोकने के लिए विशेष कानून बनाया। देश का पहला ऐसा राज्य था जिसने इस प्रकार के कानून को बनाया, और इसको धीरे धीरे करके देश के पूर्वी भाग के लगभग हर एक राज्य ने इस कानून को अपने यहाँ पर विस्तारित कर दिया। चुनौतियाँ, अमल में कमी है, सामाजिक मान्यताएं, हिंसा की घटनाएं अभी भी देखी जाती हैं, ये कम नहीं हो पाई है। वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति में जो कैबिनेट की कल बैठक हुई है, उसमें सरकार के द्वारा ये कहा गया कि इसको सख्ती से हम लागू करेंगे। इसको सख्ती से लागू करने के पश्चात से हम इसको चाहेंगे कि इस प्रकार की घटनाएं घटित ना हो। और आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जब राबड़ी देवी जी ने इसको लागू किया तो आरजेडी की गवर्नमेंट थी बिहार में, और झारखंड जब अलग हुआ तो बीजेपी की गवर्नमेंट थी वहाँ पर। तो आपको पता है कि आरजेडी के बनाए हुए कानून को बीजेपी के सरकार ने अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया था। आज कोई इस चीज़ को स्वीकारेगा क्या? नहीं स्वीकारेगा। क्यों नहीं स्वीकारेगा? क्योंकि इसको लोगों ने धर्म से जोड़ दिया है, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। राष्ट्रीय स्तर पर डाइन प्रथा संबंधित हत्याएं बहुत ज़्यादा, 2022 में अपने देश से 85 ऐसी हत्याएं दर्ज की गई हैं जो रजिस्टर्ड हैं, 85 डेथ। पिछले दशक 21 से 22 में कुल 1184 महिलाएं नहीं, ऐसी प्रकार की हत्याएं हुई हैं डाइन प्रथा जुड़ी हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1184 लोगों को केवल इसके कारण मार दिया गया पिछले 10 वर्षों में अपने देश में, भारत देश में, वो भी 21वीं शताब्दी के नए भारत में, विश्व गुरु वाले भारत में इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। सबसे अधिक मामला अपने से ही अलग हुआ राज्य झारखंड 22.6%, दूसरे स्थान पर उसके ठीक नीचे उड़ीसा, उसके बाद से मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। बिहार में ऐसे मामले कम हैं। ये भी आपका दिमाग खोलने योग्य डेटा है कि बिहार जो सब लोग करते रहते हैं, बिहार से ज़्यादा इन राज्यों में समस्याएं हैं। कोस्टल राज्य उड़ीसा, कोस्ट है उसके पास, पैराडीप का द्वीप है, समुद्र है, एक्सपोर्ट होता है, बहुत अच्छा राज्य है। वहाँ पर MP 15.1%, देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, सबसे साफ़ सुथरा शहर भोपाल, वहाँ पर ये हाल है। छत्तीसगढ़ 13.1%,
मामले झारखंड में 22.6%। लेकिन ये भी सच है कि जहाँ पर जनजातीय आबादी अभी भी ज़्यादा है वहाँ पर इस प्रकार की प्रथाएँ ज़्यादा देखी जाती हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि केवल ट्राइब में ही होता है। जो विकसित सो कॉल्ड समाज है, जो खुद को विकसित बोलता है, वो भी कोई इसमें कम नहीं है। वो इसको छुपा करके करता है, लेकिन करता तो वो भी है। 2020 में बिहार में डाइन प्रथा से संबंधित 4 हत्याएं दर्ज की गई, जो बहुत ही कम है राष्ट्रीय औसत की तुलना में। 2021 में एनसीआरबी डेटा के अनुसार 68 हत्याओं में से बिहार का योगदान सीमित था, लेकिन सटीक संख्या राज्य विशिष्ट रूप से उपलब्ध नहीं है। कई सारे डेटा भी उपलब्ध नहीं है अभी भी। 15 से 21 के बीच भारत में कुल 663 डाइन प्रथा संबंधित हत्याएं हुई। बिहार का हिस्सा अपेक्षाकृत बहुत ही कम रहा है इसमें। बाकी अभी मैंने आपको बता ही दिया, लेटेस्ट आंकड़ा ही बता दिया है। अब इसका समाधान क्या है जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। समाधान आपसे पूछा जाएगा प्रीलिम एग्जाम में, तो जागरूकता मेंस एग्जामिनेशन में, तो जागरूकता अभियान है। स्कूल से लेकर पंचायत से लेकर सामुदायिक केंद्रों के माध्यम से अंधविश्वास और डाइन प्रथा के खिलाफ जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए। 75,000 से अधिक महिलाएं इस खतरे में हैं देश में। 2023 के सर्वेक्षण के अनुसार 75,000 महिलाओं पर इस चीज़ का आरोप है, शक है, उनको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता है। आपने भी देखा होगा जब गांव में किसी को डाइन घोषित किया जाता है तो उससे लोग कम मिलते जुलते हैं, उसको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर देते हैं। सोचिए जरा क्या मनोदशा होगी किसी की। ये तो जातिवाद से भी बड़ा दंश है, जातिवाद तो दंश है ही। रेडियो टीवी स्थानीय नाटकों के जरिए शिक्षा दे सकते हैं हम, कानून का सख्ती से पालन करवा सकते हैं जिस प्रकार से कानून लागू भी है। शिक्षा और साक्षरता को बढ़ाना, सामाजिक और धार्मिक नेतृत्व का सहयोग ले सकते हैं कि धर्म के सही स्वरूप को लोगों तक ले जाया जाए जिसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं। आर्थिक सशक्तिकरण, कदम और प्रभाव, पीड़ित महिलाओं को उनके परिवारों को स्वरोजगार या सरकारी योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता दिया जा सकता है और युवाओं को जागरूक किया जा सकता है। आप जो युवा वर्ग हैं, आप सबसे पहले इसमें काम कर सकते हैं जागरूकता के साथ में। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसको समझिएगा। और एक और टॉपिक है लेकिन उसको हम लोग कल के वीडियो में करेंगे, UNFTPC के बारे में, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। आई होप आपने कुछ सीखा होगा। 1999 का एक्ट भी सीखा होगा, युवा आयोग के बारे में भी पढ़ लिया होगा, और डोमिसाइल नीति वाकई डोमिसाइल है क्या, मजाक हुआ आपके साथ, छोटा सा प्रैंक किया गया है, तो उसके बारे में भी पता चल गया होगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।